हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं आपको सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट यानी कि कौन कौन लोग हैं जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं उनकी बात करूंगा, उनका रिवीजन करवाऊंगा। ये थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, बस फटाफट बता दूंगा कि कौन कौन लोग हैं सेक्शन 24 में जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। नंबर 1, सेक्शन 24 का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22(1). इसका मतलब है सेक्शन 22(1) में आप पढ़ते हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, देन यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। लेकिन इस बात का सेक्शन 24 से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 24 कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, हमें आपके टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन 13 पॉइंट्स में, 13 पॉइंट्स सर, अगर आप इन 13 पॉइंट में आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है। नंबर 1, इंटरस्टेट सप्लाई होनी चाहिए। नंबर 2, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई करेगा तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल है। सेक्शन 24 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ये नहीं लिखा गुड्स की या सर्विसेज की। लेकिन नोटिफिकेशन एक 10/2017 वहां पर है जो ये कहता है कि अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन तभी करवाना है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करता है। यानी कि फिर से सेक्शन 24 इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पर ही सेक्शन 24 एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब मैं इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं या फिर गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन में डील करते हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 अगेन ये बोलता है कि ये आपको रजिस्ट्रेशन तभी करवानी पड़ेगी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करता है। लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हैं या गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन में डील करते हैं तो फिर आपके पास पैन होना जरूरी है और आपका ई-वेबल बनाना मैंडेटरी है। इसका मतलब फाइनली सेक्शन 24 कब एप्लीकेबल है? जब आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स की करते हैं, वो भी अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स और गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन। यस। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 24। लेकिन यहां पर भी आपको नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करता है या फिर गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन में डील करता है तो उसे भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में तभी आएगा जब उसकी टर्नओवर जब 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 वो उन गुड्स में डील करेगा जो अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स है या गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन के अलावा वाले गुड्स हैं। इसके लिए भी उसके पास पैन होना चाहिए, ई-वेबल बनाना मैंडेटरी है। एक और खास बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ना रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 डेज प्रायर लेनी पड़ती है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कमेंस करने से 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नंबर 3, अगर मैं 3 की बात करूं तो अगर कोई पर्सन लाइबल है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर सुनिए, मैं एक रेसिपिएंट हूं और मैंने कोई ऐसी इनवर्ट सप्लाई ली है जिसके अंदर मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है, देन आई एम लाइबल टू गो फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन वो बंदा जिसने मुझे सर्विसेज दी है, अगर वो ऐसी सर्विसेज देता है जिसमें मैं रिवर्स चार्ज के अंदर आता हूं और वो खाली एक्सक्लूसिवली ऐसी सर्विस देता है जिसमें रेसिपिएंट ही रिवर्स चार्ज में आएगा, तो उस बंदे को यानी कि सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है, वो सेक्शन 23 में एग्जेम्प्ट है। मैंने छोटा सा बनाया, अगर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज दैट इज एज अ रेसिपिएंट, जैसे कि मैं हूं रेसिपिएंट और मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसके अंदर मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है, तो आई एम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली अंडर सेक्शन 24। लेकिन अगर कोई सप्लायर है और वो मुझे सप्लाई करता है एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन, मतलब सप्लायर इज एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन मेकिंग रिवर्स चार्ज सप्लाई, मतलब जिसमें रिवर्स चार्ज में ही जीएसटी आएगा, तो फिर उस सप्लायर को एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 23(2) में नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 के थ्रू। ओके। इसके बाद 4th पॉइंट है, वो कहता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9(5) यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ 4 सर्विसेज। अगर 4 में से कोई भी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस हो, चाहे वो होटल गेस्ट हाउस इनकी सर्विस हो, चाहे वो मिसलिनियस यूटिलिटी की सर्विस हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू जोमेटो हो, इन 4 सर्विसेज को अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया गया है जो कि सेक्शन 9(5) में आती है, एंड देन 9(5) के अंदर अगर ई को आता है एंड ही इज लाइबल टू पे जीएसटी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी ई को ही लाइबल है और सेक्शन 24 में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर 5th पॉइंट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। एनआरटीपी अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। बिल्कुल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह इसे भी 5 डेज प्रायर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस करवाना पड़ता है। लेकिन
जैसे नॉर्मल पर्सन और कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन में हैंडीक्राफ्ट गुड्स और गुड्स मेड बाय क्राफ्टमैन को एक्सक्लूड किया गया था, उनके लिए नोटिफिकेशन नंबर था, यहां पर कोई ऐसा नहीं है। नॉन रेजिडेंट टेक्सटाइल पर्सन किसी भी गुड्स में डील करे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टीडीएस काटने के लिए लाइबल है, नॉर्मली आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट होती है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अदर नोटिफाइड दैट इज पीएसयू अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये अगर एज ए रेसिपिएंट कोई सप्लाई लेते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो जब ये कंसीडरेशन पे करते हैं ना सप्लायर को, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस कंसीडरेशन के ऊपर जो टीडीएस बनता है उसको डिडक्ट करे और ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाए। अगर ऐसा है तो इस रेसिपिएंट को यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू को रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना मैंडेटरी है। अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं, अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं तो भी इनको टीडीएस काट के जमा करवाने के लिए एक सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट की, तो अगर कोई एजेंट है और वो शेड्यूल 1 का एजेंट है, शेड्यूल 1 का मतलब एक ऐसा एजेंट जो टैक्सेबल जो सप्लाई कर रहा है ना वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, प्रिंसिपल भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और एजेंट जो है ना वो सप्लाई जो कर रहा है वो भी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है वो एजेंट जो बिल इशू करेगा ना कस्टमर को वो इन हिज ओन नेम इशू करता है। ऐसे एजेंट को भी सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उन्हें भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। अब मैं स्पेशल बात करने वाला हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गुड्स की सप्लाई करते हैं, नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं सप्लायर की और वो बात कर रहा हूं गुड्स की, ठीक है। पहले ध्यान सुनना, सप्लायर की बात कर रहा हूं वो भी गुड्स की, और वो किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, लेकिन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना वो अदर देन 95 वाला है। वो 95 में 4 सर्विसेज थी, 4 सर्विसेज वाला वो इको नहीं है, ये अदर देन 95 वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन मान लो, जैसे फ्लिपकार्ट मान लो, अगर कोई सप्लायर है, मैं पहले बात कर रहा हूं सप्लायर की, अगर कोई सप्लायर अमेजॉन के थ्रू यानी कि किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, गुड्स की सप्लाई करता है, अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, मतलब जो बायर है, जो अमेजॉन ने उसके लिए बायर ढूंढ के दिया है वो भी इंट्रास्टेट है, यानी कि दिल्ली का दिल्ली में, पंजाब का पंजाब में है, तो ऐसे सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी तब तक नहीं है जब तक कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख को क्रॉस नहीं कर जाती। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बताऊं कुछ अटेम्प्ट पहले तक ये रूल था कि अगर कोई गुड्स का सप्लायर है और वो अमेजॉन या किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करेगा तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, लेकिन अब वो नहीं है। अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई करता है और वो गुड्स की सप्लाई करता है किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95 वाले के, तो उससे रजिस्ट्रेशन लेना तभी मैंडेटरी है जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगी एक पर्टिकुलर लिमिट को, यानी कि 10 या 20 लाख को। लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर आया है और नोटिफिकेशन नंबर जो है ना वो है 34/2023, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर देगी ऐसे बंदे को रजिस्ट्रेशन लेने से जो सप्लाई करता है गुड्स की, वो भी इंट्रास्टेट करता है, वो भी थ्रू इको करता है, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर की अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ठीक है। नंबर 1 उसकी सिंगल स्टेट सप्लाई होनी चाहिए, वो एक ही स्टेट से सप्लाई करेगा, उसकी सिंगल शॉप होनी चाहिए, यानी कि उसकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। नो इंटरस्टेट सप्लाई, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। वो पैन एड्रेस स्टेट डिक्लेरेशन, जो स्टेट पैन एड्रेस स्टेट का नाम, ये सब अपना इनरोलमेंट नंबर लेगा, एक इनरोलमेंट नंबर लेगा और उसके अंदर सब डिक्लेयर करेगा। सप्लाई वो तभी कर पाएगा जब वो इनरोलमेंट नंबर ले लेगा। जैसे ही उसकी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसका इनरोलमेंट नंबर अपने आप बंद हो जाएगा। इसी तरह कुछ अमेजॉन यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी जो नोटिफिकेशन नंबर 37/2023 में लिखी गई है, ये भी उन्हीं के लिए लिखी गई है। नंबर 1 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा उसे जीएसटीआर 8 के अंदर उसकी सेल डिटेल ऑफ सच डीलर की देनी पड़ेगी, हालांकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, तब भी जीएसटीआर 8 के अंदर देनी पड़ेगी। डीलर को तभी अलाउ करेगा जब उसके पास इनरोलमेंट आईडी होगी, कोई टीसीएस नहीं कटेगा जब वो जीएसटी के लिए लायबल ही नहीं होगा सप्लायर को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो टीसीएस काटने का मतलब ही नहीं बनता। मैं फिर से चलता हूं, अगर कोई सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स की विद इन द सेम स्टेट करता है, थ्रू इको करता है, तो जब तक उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10-20 लाख को क्रॉस नहीं कर जाती, ही इज नॉट लायबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन। और इसके साथ जो कुछ कंडीशन नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 एंड इको को 37/2023 की कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये इंट्रास्टेट सप्लाई करता है और ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो चुका है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे टीसीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%, और इस टीसीएस को गवर्नमेंट को
डिपॉजिट करवाने के लिए इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब मैं दूसरी बात करता हूं, मान लीजिए अगर सेम कोई सप्लायर है लेकिन वो गुड्स का सप्लायर है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है लेकिन इंट्रा नहीं करता, इंटरस्टेट सप्लाई करता है। मान लीजिए बायर पंजाब का है, सप्लायर दिल्ली का है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना सप्लायर को मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना सप्लायर को मैंडेटरी है और अमेज़न यानी कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो टीसीएस काटेगा ही काटेगा और उसे डिपॉजिट करवाने के लिए उसे भी गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 24। इसके अलावा बताऊं, अगर कोई सप्लायर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है सर्विसेज की, गुड्स की नहीं, सर्विसेज की। गुड्स में दो केस थे, इंट्रा या इंटर, लेकिन सर्विसेज की सप्लाई करता है तो नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 मिल गया है, जहां पर 10 लाख 20 लाख तक का एग्रीगेट टर्नओवर तक इसे रजिस्ट्रेशन लेने मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर इसकी टर्नओवर ज्यादा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसके ऊपर टीसीएस काटेगा और उस टीसीएस को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगा, जिसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जीएसटी के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मैंने इसको एक चार्ट बनाया, अगर वो सप्लायर है और वो गुड्स के थ्रू सप्लाई करता है इको के थ्रू, लेकिन वो गुड्स की सप्लाई करता है, अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई करता है तो उसे एग्रीगेट टर्नओवर का बेनिफिट मिलेगा नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 कंडीशंस के साथ। लेकिन जब तक उसकी इंट्रास्टेट सप्लाई 10 लाख या 20 लाख को एक्सीड नहीं करती तब तक उसे रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है थ्रू इको तो ही इज मैंडेटरी फॉर लाइबल रजिस्ट्रेशन। अगर वो सर्विसेज की सप्लाई करता है थ्रू इको देन नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 का बेनिफिट मिल जाएगा एंड ही विल बी एग्जम्प्ट टिल हिज टर्नओवर डज नॉट क्रॉस 10 लाख 20 लाख। अगर इसके बाद में बात करूं, सर देखो ये दो पॉइंट थे 9th और 10th को कंबाइंड पॉइंट करवाया मैंने। 9th में लिखा हुआ है अगर सप्लायर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए जो इको के थ्रू करता है, गुड्स का है तो कब करेगा, अगर इंट्रा है तो टर्नओवर क्रॉस करने के बाद लाइबल है, अगर इंटर है तो मैंडेटरी है, अगर सर्विसेज है तो टर्नओवर क्रॉस करने के बाद है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो टीसीएस काटने के लिए लाइबल है, सेम केसेस, तो वो भी लाइबल है। 11th पॉइंट की बात करूं, अगर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन OIDR की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि OIDR सर्विसेज मतलब हो गया, इसके अंदर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, अगर वो NTOR नेटफ्लिक्स है, अगर वो NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को कोई सर्विसेज देते हैं तो फिर उसमें इन्हीं को नेटफ्लिक्स को यानी कि OIDR को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक नया पॉइंट था एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन मनी गेमिंग। अगर जैसे ड्रीम 11 है, अगर वो सप्लाई करती है सर ड्रीम 11 ऑनलाइन मनी गेमिंग की, तो इंडिया से बाहर से कर रही है लेकिन इंडिया के लोगों को कर रही है, तो ऐसे पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है अगर कोई और पर्सन कल को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी।